आज हम ले रहे हैं हिंदी में क्रिया प्रकरण। क्रिया, तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यह ध्यान ये देना है, परिभाषा में लिखा हुआ है जिन शब्दों द्वारा, शब्द यानी हमें क्रिया में वाक्य की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हम एक शब्द को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये क्रिया है या नहीं। जैसे खेल, कूद, दौड़, ये सभी मूल रूप में शब्द है जिन्हें संस्कृत में धातु कहते हैं और हिंदी में मूल शब्द में यानी धातु में ना जोड़ने पर क्रिया रूप बनता है। ना जोड़ने पर क्रिया रूप बनता है। जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना। यहाँ हमें ध्यान देना है, ये केवल शब्द है। एक शब्द है खेलना, तो इस खेलना शब्द से हमें ये मालूम हो रहा है कि खेलने का कार्य किया जा रहा है। कूदना यानी कूदने की क्रिया हो रही है, दौड़ना यानी दौड़ने की क्रिया हो रही है। तो परिभाषा है जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया के प्रकार, क्रिया के रूप या प्रकार। ये प्रमुखतः 3 रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया। दूसरा आता है रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया। और तीसरा आता है काल के आधार पर क्रिया। हम अभी चर्चा करेंगे केवल कर्म के आधार पर क्रिया, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से कर्म के आधार पर क्रिया से पूछे जाते हैं और उनमें प्रमुख रूप से पूछा जाता है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक और अकर्मक में अंतर क्या होता है। मुख्य रूप से इन बातों पर प्रश्न बनते हैं। तो ये जो रचना और प्रयोग के आधार पर और काल के आधार पर क्रिया है, इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ले रहे हैं क्रिया का पहला भेद, कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया इसके 2 भेद माने जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, पहला आता है सकर्मक क्रिया और दूसरा आता है अकर्मक क्रिया। यहाँ परिभाषा बनाने की, परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम लिखा हुआ है सकर्मक, यानी परिभाषा बनेगी कर्म सहित क्रिया। जो कर्म सहित है वो सकर्मक होगी, यानी नहीं तो कर्म रहित यानी जो बिना कर्म के क्रिया है वो अकर्मक मानी जाएगी। तो परिभाषा अपने आप बन रही है कि जिस क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं है या जो कर्म
रहित है वो अकर्मक, और जो कर्म सहित है यानी जिसमें कर्म उपस्थित है वो सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। प्रमुख रूप से हमें अंतर ये देखना है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर कौन सा होता है। अंतर यदि हम पहचान गए तो इन दोनों में हमें अंतर का मालूम होगा तो हमारा ज्ञान विस्तृत होगा, और कक्षा 10 पर ही नहीं आगे भी बड़े स्तरों पर भी इन्हीं रूपों में से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो मैं आपको 3 नियम बताने जा रहा हूँ, इन तीनों नियमों पर यदि आपकी पकड़ होगी, ये यदि आपने याद कर लिए तो यहाँ से बहुत हद तक सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका पहला नियम आता है, यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो तो सकर्मक क्रिया होगी। ये पहला और मूल नियम है कि यदि कर्ता के साथ में ने विभक्ति आपको दिखाई दे, ने चिन्ह आपको जहाँ दिखाई दे, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है निश्चित रूप से। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने खाना खाया। हालांकि हम आगे भी उदाहरणों की चर्चा करेंगे, समझने में यहाँ तक कि अच्छा है। कर्ता राम, राम के साथ में विभक्ति क्या है? ने। सीता कर्ता है और कर्ता के साथ में ने। अब बहुत सारे उदाहरण जैसे गीता ने खेल खेला, बच्चों ने पढ़ाई की, घोड़े ने पानी पिया। तो कुल मिलाकर जहाँ कर्ता में ने विभक्ति का योग हो कर्ता के साथ में, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कई वाक्य वर्तमान काल में आते हैं, उनको भी यदि हम भूतकाल में चेंज करें तो हमें आसानी से मालूम हो जाता है। जैसे राम खाना खाता है, ये वर्तमान काल का वाक्य है। इसको यदि हम भूतकाल में लेकर जाएंगे तो वाक्य बनेगा राम ने खाना खाया। कहने का मतलब ये हुआ, इस वाक्य में जो वर्तमान काल में है उसमें ने विभक्ति आपको दिखाई नहीं दे रही है। जब ने विभक्ति दिखाई नहीं दे तो वाक्य को भूतकाल में ले जाना है, और जैसे ही भूतकाल में लेकर जाओगे तो ने विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम निस्संदेह कह सकते हैं ये वाक्य भी क्या है? सकर्मक क्रिया का ही क्या है? उदाहरण है। वर्तमान काल के वाक्य को जब हम भूतकाल में लेकर जाते हैं तो ने विभक्ति का यदि प्रयोग हो रहा है वहां पर भी क्रिया क्या होगी? सकर्मक। तो हमारा पहला नियम बना, कर्ता के साथ में ने विभक्ति आने पर क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। अब हम चर्चा करेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर करने के लिए दूसरे नियम पर। नियम आता है जो सामान्य है, अमूमन सभी बच्चों को आता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। सभी ने पढ़ा है, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न कर लेते हैं? क्रिया से प्रश्न कर लेते हैं क्या। अमूमन उन बच्चों के अर्थ अलग हो जाते हैं और जो उत्तर है वो गलत आता है। क्यों आता है? क्योंकि अध्यापक पढ़ाते हैं कोई भी क्रिया है उसके बाद में क्या लगाओ, यदि क्या का जवाब आ रहा है तो क्रिया सकर्मक होगी, तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। अब एक प्रश्न आता है, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, यहाँ उड़ना क्रिया है, और उड़ना क्रिया से पहले यदि हम क्या लगाएंगे कि क्या उड़ते हैं, जवाब आ रहा है पक्षी, और बच्चे इसको कर देते हैं सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्या का जवाब आ रहा है
क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। अब पक्षी उड़ते हैं तो जवाब आ गया, इसका मतलब ये क्रिया सकर्मक। लेकिन ये यदि सकर्मक बताओगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए इस सूत्र को विस्तृत किया गया और वास्तव में सूत्र क्या बना, जिसके जवाब हमेशा 100% सही होते हैं। वो दूसरा नियम आप देखें, क्रिया से आप प्रश्न करेंगे और क्या लगाएंगे, यदि जवाब में कर्ता आए तो क्रिया अकर्मक होगी, और क्रिया के बाद में क्या प्रश्न करने पर यदि कर्म आए तो क्रिया सकर्मक होगी। अब देखो, पक्षी उड़ते हैं, यह हमें मालूम होना चाहिए पक्षी उड़ते हैं, यानी यह पक्षी क्या है? कर्ता। अब हमारे जवाब में क्या आ रहा है? क्रिया से पहले क्या लगाओ, यानी उड़ना क्रिया है, तो क्या उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? जवाब आया पक्षी। तो हमें यह देखना है पक्षी कर्ता है या कर्म है। अब हमें मालूम हो गया कि पक्षी क्या है? कर्ता, क्योंकि पक्षी उड़ने वाले कार्य को करने वाले हैं। तो जब कर्ता जवाब में आ रहा है, क्रिया कौन सी होनी चाहिए? अकर्मक। यदि यह जवाब में कर्म आता तो क्रिया क्या होती? सकर्मक। देखो दूसरा उदाहरण, मोहन गीत गाता है। क्रिया के बाद में क्या प्रश्न लगाएंगे? जवाब में यदि कर्म आ रहा है तो क्रिया सकर्मक होनी चाहिए दूसरे फॉर्मूले के अनुसार। क्रिया है गाना, गाता है। मोहन क्या है? कर्ता। गीत क्या है? कर्म। तो क्रिया से पहले क्या लगाओ? मोहन गाता है, यानी क्या गाता है? क्या गाता है? जवाब आएगा गीत। अब आप देखो, मोहन कर्म है या करता है, तो हमें ये गीत कर्म है या करता है, तो मोहन तो क्या है? कर्ता, गीत क्या है? कर्म, गाना क्या है? क्रिया। हमारे जवाब में आ रहा है क्या गाता है? गीत गाता है, यानी क्या है? कर्म। तो क्रिया कौन सी? सकर्मक। अब इसी पर बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, जैसे बच्चा साइकिल चलाता है। अब चलाता है, क्या चलाता है? साइकिल चलाता है। माँ भोजन पकाती है, पकाना क्रिया, क्या पकाती है? भोजन पकाती है। तो ध्यान रहे, क्रिया से पहले क्या जवाब करेंगे और क्या का उत्तर यदि कर्ता आ रहा है तो क्रिया अकर्मक, और यदि क्या के जवाब में कर्म आ रहा है तो क्रिया सकर्मक। इसी के अंतर्गत तीसरा और सूत्र लगाते हैं। 3 नियमों के माध्यम से आप ये जानेंगे कि क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में हम कैसे अंतर कर पाते हैं। ये बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट जो आज क्लियर हो रहे हैं। तीसरा नियम आता है कर्ता, कर्म, क्रिया। जिन बच्चों को ये मालूम होता है कि वाक्य में ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, वो आराम से इस गणित की विधि के माध्यम से भी हिंदी के इस प्रकरण को आराम से समझ सकते हैं कि क्रिया कौन सी है, कर्म कौन सा है और कर्ता क्या है। तो देखो इसके माध्यम से कैसे होगा। राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। तो देखो ये क्या है? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। पत्र क्या है? कर्म। और लिखना क्या है? क्रिया। ध्यान रहे, कर्ता से कर्ता कैंसिल, कर्म से कर्म कैंसिल, क्रिया से क्रिया कैंसिल। इसका मतलब इस वाक्य में कर्ता भी मौजूद है, कर्म भी मौजूद है और क्रिया भी मौजूद है। यानी इस वाक्य में कर्म निश्चित रूप से है, तभी तो कर्म से कर्म कैंसिल हुआ है।
इसका मतलब इस वाक्य में कर्म है, और जब कर्म है तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। तो मैंने आपको 3 नियम बताकर सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर करने का जो प्रकरण दिया है, प्रकरण पढ़ाया है, उस पर आप चर्चा करें, और उदाहरण आपके सामने मैं बहुत सारे रखूंगा अगले वीडियो में।